नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज 7 मार्च गुरुवार का दिन है और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपना वो खास प्रोग्राम लेकर जिसमें हम खबरों से खबरदार आपको करते हैं। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में अभी राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और इसी बीच आज दिल्ली में बीजेपी के कोर कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बिहार से भी बड़े बड़े नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और केवल चिराग पासवान ही छाए हुए हैं, क्योंकि एनडीए में कहा जा रहा है कि उनकी बात नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर। और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से या कहिए इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें बड़ा ऑफर दिया गया है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि अभी तक नई एनडीए सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का ना विस्तार हो पाया और ना ही एनडीए में सीट शेयरिंग पर ही कोई फॉर्मूला तय हो पाया है। और इसी बीच वो निकल गए हैं विदेश। और फिर बात बिहार के अंदर हो रहे आपराधिक घटनाओं पर, क्योंकि राजधानी पटना में जो इसका मशहूर चौराहा है डाक बंगला, वहां पर आज एक दिल्ली के ज्वेलर को खुलेआम गोली मार दी गई है। और फिर आखिर में चर्चा बिहार में शिक्षा विभाग की, क्योंकि के पाठक लगातार फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। कुलपतियों के साथ उनकी बैठक 9 मार्च को होनी थी, लेकिन राजभवन ने एक बार फिर से इसमें अरंगा लगा दिया है, यानी शिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई नए चेहरे भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ रवि रंजन जी, जो हमेशा हमारे साथ रहते थे, आज भी मौजूद हैं। वहीं उनके बगल में रालोचपा यानी पशुपति पारस खेमे के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। और फिर हमारे बाएं तरफ प्रियरंजन भारती जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद है। तो शुरुआत सबसे पहले चिराग पासवान से करते हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों से चर्चा छिड़ी हुई है कि चिराग पासवान का महागठबंधन से बातचीत चल रहा है, आज तो खबर आई है कि लगभग 8 सीटों का ऑफर उन्हें बिहार में महागठबंधन ने दिया है। ये कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बेहतर जानकारी चंदन सिंह जी दे पाएंगे कि क्या अंदर खाने में चर्चा चल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी और मेरा अनुभव बताता है कि चिराग पासवान, जो खुद को मोदी के हनुमान कहते हैं, वो छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, और जाएंगे तो वो आत्मघाती कदम होगा उनके लिए। बाकी स्ट्रेटजी क्या है उनकी, ये तो अब चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल जो पूरा परिदृश्य दिख रहा है उसमें वो बार्गेनिंग के लिए ये सारा कुछ खेल कर रहे होते हैं। और अभी के दौर में जिस तरह से चिराग चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसमें केंद्रीय नेतृत्व यानी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत कुछ हस्तक्षेप करना बाकी है। देखना होगा कि थोड़ा सा समझ के बाद क्या निकल के आता है और परिदृश्य क्या बनता है। मुझे सिर्फ नट सेल में यानी एकदम संक्षेपात्मक ढंग से अगर मैं कहूँ टिप्पणी, तो चिराग पासवान को सूट नहीं करेगा बीजेपी को छोड़ करके जाना, और शायद वो जब खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं छोड़कर जाएंगे भी नहीं। पारस जी के खेमे से चंदन जी हमारे पास अभी मौजूद हैं। चिराग पासवान के साथ भी बड़ी राजनीति आपने की है, और जो चर्चा चल रही है महागठबंधन के साथ उनके गठजोड़ की और हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई की, उसको कैसे आप काउंटर करते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। 2019 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ही अपने अनुज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो सीट दिए थे। उसका कारण ये था कि आपको याद होगा कि 77 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हाजीपुर आए, तो अलौली से वो ऑलरेडी विधायक थे। तो अलौली सीट पर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो दिए कि भाई अब तुम यहाँ से चुनाव लड़ो, मेरी विरासत है और अलौली की जनता का तुम ख्याल रख सकते हो। पहले वो शिक्षक थे पशुपति कुमार पारस जी। उसी के बाद राजनीतिक सफ़र उनका शुरुआत हुआ
और हाजीपुर के हर गली चौराहे घर मकान मतलब जो कह लीजिए लोगों से परिचित हैं, क्योंकि चुनाव का मैनेजमेंट टोटल तरीके से इनके पास रहता था। प्लस जनता का जो काम हुआ, हमारे स्वर्गीय संस्थापक दिल्ली में रहते थे, केंद्र की राजनीति करते थे और यहाँ पर जनता की जो समस्याएं होती थी उससे वो जुड़े हुए रहते थे। तो लास्ट समय में यही उन्होंने कहा कि हमको चिराग पर भरोसा नहीं है। अच्छा। पारस तुम सेवा कर सकते हो हाजीपुर के, जबकि ऑलरेडी उस समय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री थे और पारस जी ने इसका विरोध भी किया, कहा कि हम तो मंत्री हैं भैया, आप चिराग को वहां से लड़ा दीजिए। बोले नहीं, चिराग जमुई में ठीक है, तुम आके मेरा विरासत संभालो और कोई नहीं देख सकता है, हाजीपुर की सेवा और कोई नहीं कर सकता है, तुमको ही करना है। तब वो छोड़कर बिहार सरकार से वो आकर यहाँ पर चुनाव लड़े। लेकिन सब कोई कहता है कि देखिए पासवान वोट बिहार में एक बड़ी ताकत रखता है और लोगों का मानना है, जिस तरह की खबरें आती हैं कि वोटर तो चिराग के पास है, तो फिर आपके पास क्या है? देखिए राजमोहन जी, आपका नजरिया, आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल गतिविधि कवर करते हैं, आपको बनावटी और ओरिजिनल में पहचान आप कर लेते हैं। भले कैमरा की मर्यादा है, आप सुनिए, कैमरा की मर्यादा है कि आपको बोलना पड़ता है। देखिए एक बनावटी भीड़, अगर आप अभी खेसारी लाल यादव को खड़ा कर दीजिए कहीं, तो क्या भीड़ नहीं आएगी देखने के लिए? चिराग पासवान एक फिल्मी दुनिया से वो आए हुए हैं, उनका ताल्लुक है, फिल्म उन्होंने किया है, स्मार्ट है, ड्रेसिंग है, अच्छा बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल थॉट, सोच, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कई नदी को क्रॉस करके तब पढ़ने जाते थे और कैसे उनका पुलिस विभाग में नौकरी हुआ, कैसे उस नौकरी से वो रिजाइन मार के विधायक बने, किस तरीके से जेपी के नज़दीक आए, ये जो चीज़ है सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी संघर्ष कर रहे थे उस समय पशुपति कुमार पारस जी दीवार पर लेई लगा के पोस्टर लगाते थे रामविलास जी का, और एक भाई साइकिल चलाते थे। तो संघर्ष देखिए क्या है कि आप उस संघर्ष से नहीं गुजरे हैं, आप सोना का चम्मच लेके पैदा लिए। रवि रंजन जी कितना सहमत है आप चंदन जी की बात से? एक जैसा ये कह रहे थे कि 19 से ही पारस जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया उन्होंने, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरह से याद है उस समय रामविलास पासवान एनडीए में गए नहीं थे और मैं गया था उनके इंटरव्यू लेने के लिए। वो घटनाक्रम बहुत अच्छे से हमको याद है। रामविलास जी ने कहा बाहर लॉन में बैठिए, मैं वहीं पर इंटरव्यू दूंगा, और ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और बाद में जब इंटरव्यू शुरू हुआ, उन्होंने बातचीत के दौरान हमसे कहा था कि चिराग पासवान की चाहत है कि नरेंद्र मोदी के साथ जाएं। अच्छा, तो चिराग पासवान, जैसा कि प्रेसिडेंट भारती जी कह रहे थे कि वो तो उनके हनुमान हैं। 14-19 में तो गठबंधन का हिस्सा थे वो। हाँ, हम कह रहे थे उसके पहले की बात है, जब वो गठबंधन में नहीं शामिल हुए, ये चर्चा चल रही थी कि होंगे कि नहीं। चिराग पासवान की राय पर वो वहाँ पर शामिल हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने संसदीय बोर्ड का चेयरमैन चिराग पासवान को बनाया, बनाया उनको, और उस समय पार्टी के भीतर कोई विरोध नहीं हुआ। उनके खुद उनके चाचा ने, बाकी तमाम लोगों ने उनका समर्थन किया और वो संसदीय बोर्ड के बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो चिराग पासवान, अच्छा, उत्तराधिकार का सवाल यह है कि इंदिरा गांधी मारी गई तो उत्तराधिकार राजीव गांधी माने, एक पायलट को देश ने 400 से। एक चीज सिर्फ सर हम जोड़ना चाहेंगे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो गए और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी चिराग पासवान हो गए। अपने चाचा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर खुद ही बन गए। देखिए, एक व्यक्ति जब लगातार कई पद एक साथ रखता हो तो आप समझिए कि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई की शुरुआत थी। हाँ, तो देखिए लास्ट समय का मैं उत्तराधिकार का बंटवारा नहीं, मैं एक लास्ट समय का जिक्र, उत्तराधिकार अपने बेटे को दिया था। मैं एक लास्ट समय का जिक्र आपको कर दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस समय अस्पताल में थे उस समय परिवार के किसी भी लोग का जो है मिलना मुश्किल था। चिराग पासवान ने अपने चाचा, अपने चचेरे भाई प्रिंस राज, मुस्कान या फिर कृष्ण राज को किसी को मिलने नहीं दिया। कैसा देखते हैं चंदन जी की बात को, आप कितना सहमत हैं? चंदन जी, आप इत्तेफाक न करेंगे। और मैं, जब आपने पूछा है तो मैं कहूँ, मैं रामविलास पासवान को उनके प्रकटीकरण से जानता हूँ। मैं दिनमान का प्रतिनिधि था बिहार में और मुझे कहा गया था कर्पूरी ठाकुर पर एक रिपोर्ट करने के लिए,
और ये भी कन्हैयालाल नंदन संपादक थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मैं था उस समय, और उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान यहीं है, आप इंटरव्यू कर लो। वो बीपी हाउस में रहते थे। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, क्वेश्चनियर उन्होंने ही बताया, इंटरव्यू किया, और लोकदल पर ये स्टोरी मैंने की थी। ये 86 की बात है, 1986 की, जो कवर स्टोरी छपी थी दिनमान में कि कर्पूरी ठाकुर ने जीवन में 16 बार दल बदला। रामविलास पासवान का उसमें इंटरव्यू था। इसे लेकर कर्पूरी ठाकुर इतना बायस्ड हो गए कि उन्होंने पूरी किताब ही लिख दी थी, कितना सच कितना झूठ। उन्होंने दिनमान को खंडन भेजा था और खंडन नहीं छापा गया। फिर मुझे कहा गया था कि कर्पूरी जी से इंटरव्यू कर लीजिए, उसके साथ हम छापेंगे। कर्पूरी जी इंटरव्यू देने से मना कर दिए थे। तब लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों उनके शागिर्द थे। रामविलास जी को मैं तब से जानता हूँ और मेरे अभिन्न मित्र हैं। जब 40 साउथ एवेन्यू में वो रहते थे, चिराग पासवान इतने छोटे थे, उनके घर में जाकर के मैं रहता था। रीना पासवान जो उनकी माता जी है, वो मुझे पहचानते हैं, लेकिन चिराग नहीं जानते होंगे। उनको स्मरण कराने से वो समझ सकते हैं। मेरा इतनी बैक में फ्लैश में जाने का मतलब ये है कि रामविलास पासवान या कोई भी व्यक्ति अगर उसका वारिस होगा तो उसका बेटा होगा। भाई को वारिस बनाना तभी संभव है, ये भारतीय समाज की विडंबना है और संस्कृति है, तभी होता है जबकि उसका कोई अपनी औलाद नहीं होती है। रामविलास पासवान जी के साथ पशुपति पारस छाया की तरह रहते थे। मैं खुद जानता हूं इस बात को। पशुपति पारस जी हमेशा भाई से छिपके सिगरेट पीते थे, मुझे भी पिलाते थे। पशुपति जी का बहुत सहयोग मिलता था। लेकिन रामविलास पासवान मेरी साइकिल लेके पटना के फ्लैट में खुद कहते थे कि प्रेमचंद जी हम ड्राइव करेंगे। मतलब एक व्यक्तिगत संबंध सा बन गया था। चिराग पासवान की जो विरासत आज जुड़ी हुई है, रामविलास पासवान के पुत्र के नाते स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। और पशुपति पारस उनके भाई हैं, उन्होंने बलबन उनको भरोसा किया, उनके कंधे पर हाथ रखा, इसे समझ है। लेकिन जहाँ तक विरासत की बात है, मैं चिराग पासवान को उससे अलग नहीं करता। नहीं तो एनडीए में फिर हाजीपुर सीट को लेकर जो मारामारी है, चाचा का अलग दावा है, भतीजे का अलग दावा है, आपको क्या लगता है ये सीट किसको जानी चाहिए? ये सीट तो देखिए, इसमें कुछ रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व खेल रहा है। वो चिराग पासवान को किस तरह से मनाया है, लेकिन हाजीपुर के प्रतिनिधि के नाते, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला के नाते ये पारस जी वहां से लड़ेंगे। लेकिन पारस जी को फिर हाजीपुर पर एडमेंट हैं, अगर अड़े हुए हैं तो फिर उनको कुछ कमतर समझौता करना पड़ेगा और फिर चिराग पासवान के लिए कुछ बड़ा ऑफर बीजेपी देगी। वो अब खुल करके सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहेगा और ये भी खुद नहीं छोड़ना चाहेगा। ये भी नहीं छोड़ना चाहेंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सर ने कहा कि चिराग पासवान उनके वारिस हैं। देखिए, पिता के संपत्ति में पुत्र वारिस होता है, ये राजनीति है। यहाँ जनता का सेवक जो होता है वो जाएगा संसद में। इत्तेफाक रखूंगा यहाँ, इसलिए रखूंगा, आपकी बातों से मैं असहमति इसलिए जाहिर कर रहा हूँ कि चिराग पासवान आपकी कम्युनिटी का, उस समाज का जो वोट बैंक है, वो चिराग पासवान को रामविलास पासवान के बेटा के रूप में देख रहा है। और तब वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक फीलिंग है कि ये हमारा इनका लड़का है, ये विरासत वहां जुड़ जाती है। इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी, नहीं दूसरे भी उदाहरण है, जैसे आपने देखिए 2020 इसका उदाहरण का उत्तराधिकारी कौन हुआ? माने राजीव गांधी हुए। लालू प्रसाद यादव का बेटा कौन है? माने तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी। क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी? क्यों नहीं राहुल गांधी? किसके उत्तराधिकारी? राहुल गांधी किसके उत्तराधिकारी? राजीव गांधी के उत्तराधिकार तो एकदम। देखिए, राजनीति में पिता लॉन्च करता है पुत्र को, उसी तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी जमुई से बात हम लोग कर रहे थे हाजीपुर सीट को लेकर और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर। हम दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दे रहे हैं। स्वर्गीय राम, अगर मान लीजिए हम आप भाई हैं, दोनों में बंटवारा होगा और पिता के रहते अगर बंटवारा हो जाए तो इसमें कोई कैसे उंगली उठा सकता है? जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जमुई से चिराग को स्थापित किए, वहीं अपने भाई को मंत्री रहते हुए हाजीपुर से स्थापित कर दिए। उसके बाद में चिराग पासवान, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं नहीं हम लोग के बीच में, आकर दावा कर रहे हैं, तो मुझे तो ये अनैतिक लग रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे पिता का विरासत है। देखिए, जो जनता है,
जो जो पासवान जाति से है, जो जो उनका वोट बैंक जिसको वो चिराग बोलते हैं, तो कहाँ पारस जी रोक के रखे हुए हैं? आप घूमिए बिहार, 2020 में 136 सीट पर आप चुनाव लड़े और आपकी सब पर जमानत जब्त हुई। एक सीट मटिहानी से, वो भी भूमिहार जाति से आते थे, वो चुनाव जीते, और वो भी आपके अहंकार की वजह से आपके साथ न रहकर जनता दल यूनाइटेड। विषय वस्तु तो ये है ना कि चिराग पासवान को बीजेपी क्या किस तरह से लेगी, किस तरह से। मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया गलत और सिर्फ आप ही सही नहीं हो सकते हैं। अगर उदाहरण एक अगर गलत सेट हो जाए तो हम मान सकते हैं कि अपवाद है। आपके सांसद आपके साथ नहीं रहे, वो भी गलत है। पूरे 5 साल वो 5 सांसद खड़े रहे, कोई भी दल चाहता तो उनको अपने पाले में ला सकता था, लेकिन कहाँ गए? वो चिराग के पास तो लौटे नहीं, वो पारस जी के पास रहे। एक विधायक आपका जीता, वो भी आपके साथ नहीं रहा, आपके साथ आपके कार्यकर्ता नहीं रहे, उसका जीता जाता उदाहरण मैं भी हूं। तो कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, उसके पीछे तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है ना। देखिए, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को एक एलिमेंट उस तरह से यूज कर रही है कि हमको इस व्यक्ति से क्या लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। और चिराग पासवान को जब टास्क दिया गया कि नीतीश कुमार को कमजोर करो, चिराग पासवान ने कमजोर करके दिखाया और इसीलिए उसकी अहमियत भारतीय जनता पार्टी के पास है कि इस व्यक्ति को जो हम कहेंगे वो करेगा। तो आप मानते हैं कि एनडीए के अंदर चिराग और चाचा दोनों में भारी चिराग पासवान पड़ेंगे निश्चित रूप से। पशुपति पारस को कुछ और देके और उनको खुश किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा इस पर चंदन जी की बात से असहमति और प्रकट करूंगा। आप एक राजनेता के नाते, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाते अपनी संबद्धता उस पार्टी से, अपना पूरा समर्पण भाव के साथ ये बात कहेंगे कि हाजीपुर का प्रतिनिधित्व रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को दिया और जमुई दिया था अपने बेटे को लिए। लेकिन क्या जब हाजीपुर के लिए संघर्ष हो रहा है तो जनमत कराया गया कि चिराग हो कि चाचा हो, जनमत की राय है, ये आपकी पार्टी का दावा है। चिराग का दावा कुछ और है, लेकिन जनता क्या चाहती है दोनों को खड़ा करके देख लीजिए। सोने का सोना, खरा का खरा निकल के सामने आ जाएगा कि जनता क्या चाहती है। मुझे तो लगता है कि अगर दोनों चाचा भतीजे को ही लड़ा दिया जाए तो दोनों में तभी निष्कर्ष निकल के आ पाएगा और तभी जनता की सही राय हम जान पाएंगे। चलिए, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर तो बातचीत चल रही थी, लेकिन आज दिल्ली में बीजेपी के कोर कमेटी की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से लिस्ट जारी होना शुरू हुआ है बीजेपी का, बिहार उसमें नहीं था। अब माना जाए कि जब अगली सूची जारी होगी तो अब बिहार के भी कुछ उम्मीदवारों के नाम देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी, मुझे लगता है अभी तक तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि बीजेपी कम से कम 20 में सारा का बंटवारा करना चाहती है। ज़्यादा हो तो वो 22 सीटें कुर्बान करेगी, लेकिन 17-18 वो खुद लड़ना चाहेगी। 17-18 में उसकी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार इस बात का अभियान चला करके तय कर रही है, जिसको आपने देखा भी होगा कि इनकी यहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। 5-5 नाम मांगे गए हैं, संघ का फीडबैक है, पार्टी के ऑब्जर्वर्स का फीडबैक, उस आधार पर ये 18 से 20 सीटें लड़नी चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी बड़ा गठबंधन उन्होंने बना लिया, इतना आसान है। 17 तो उनके पास सीटिंग है और घटने के बजाय बढ़ने की आप बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसका टारगेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उतना ही पर लड़ेंगे, लेकिन बंटवारा उसने बड़े अपने सारे जितने उसके अलायंस पार्टनर्स हैं सबके बीच में उसे करना है, तो उसे कुछ सीटें तो कुर्बान करनी पड़ेगी। लेकिन उसका लक्ष्य, जहां तक मेरी जानकारी है, उसने 20 सीटों का टारगेट रखा था और उसी के आधार पर फीडबैक लिया है। अब इसमें जो सहयोगी दलों के साथ शेयर करना है उसका फॉर्मूला सहयोगी दल तो हमारे साथ मौजूद है। तो चंदन जी बताएं कि आखिरकार एनडीए में सीट बंटवारे में पेच कहां फंस जा रहा है, क्यों नहीं ऐलान हो रहा है? नहीं, देखिए, अब गठबंधन का स्वरूप थोड़ा बदला जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन में आ गए, तो अब उनसे भी बात, हमको लगता है कि कल जिस तरीके से अब विदेश यात्रा पर जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से उनकी मुलाकात हुई होगी, तो स्वाभाविक रूप से सीटों पर बात हुई होगी। देखिए, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग सांसदों का भी टिकट काट चुकी है। तो यहाँ स्वरूप थोड़ा सा बढ़ गया है। मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं,
पारस जी हैं, चिराग जी हैं, सब कोई है, तो इसमें कोई फार्मूला ऐसा तय होगा जो कि सबका जो है एडजस्टमेंट हो जाए। क्योंकि देखिए भारतीय राजनीति में जो सर भी बता रहे थे कि सेटिंग गेटिंग गो का फार्मूला होता है, और हमको 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी जब एकत्रित थी, एक साथ थी, तो इसमें अब हमारे और चिराग में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो तय हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ऐलान हो जाएगा। आप लोग देखिए बहुत जल्द होगी ना, दिल्ली में आप भी गए थे, पारस जी के साथ थे आप। कल एनडीए की बैठक है वहां पर सीटों के संबंध में। तो एनडीए से कौन बैठेंगे? नीतीश जी तो गए विदेश। नहीं, नीतीश जी तो बात करके चले गए, वो अपना पक्ष रख दिए। हमारे नेता होंगे, चिराग जी होंगे, हो सकता है मांझी जी भी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हों, ये सारे लोग बैठेंगे। बैठकर हम लोग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब फाइनल हो जाएगा। देखिए लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार का है, तो जो छोटी छोटी समस्याएं होंगी उसको आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। क्या लगता है? लेकिन इसमें भूमिका बड़े दल की, रवि रंजन जी, एनडीए की जो सीट शेयरिंग की बातचीत है उसमें हमको लगता है कि चिराग पासवान चुपचाप मौन है, तो उनकी एक अच्छी बातचीत डील जरूर हुई होगी, इसलिए वो चुपचाप है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। 5 सीटों की बात, ये चर्चा जो हमारे सूत्र कहते हैं कि चिराग पासवान को 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा को सीतामढ़ी चाहिए था और उनको जहां से वो काराकाट माने ये 2 सीटें उनकी कंफर्म मान के चला जा सकता है। तीसरी सीट उनको नहीं मिलने वाली है, जैसा कि हम तो भाजपा को अपने में से किसी को देना है, तो हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको तो एमएलसी माने भाजपा के कोटे से बन गए और मंत्री भी बन गए। एक और मंत्री मांग रहे हैं बिहार में, तो भाजपा के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, तो उनको खुश किया जा सकता है। तो उनको एक गया की सीट, मैंने उनको हम के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी को एक गया की सीट उनको मिल सकती है। तो 2 उपेंद्र कुशवाहा को और 1 उनको, 3 हो गई। और इनको 5 माने ये 6 मांग रहे हैं, सब मिलके 6 मांग रहे हैं। देखिए हमारे देखिए 6 मांगने से चिराग मांग दे 6 को, लेकिन उनके साथ सांसद कितने हैं? नहीं, आप दोनों मिलके 6 मांगे। देखिए आप परसेप्शन बना लीजिए कि वो जॉर्ज बुश हैं चिराग पासवान, तो आपके परसेप्शन से है ना। हम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान क्या है, उनके साथ सांसद कितने हैं, उनके पास वोट कितना है? वोट तो 2020 में भी तो वोट ही रखता है। वोट तो 2020 में भी तय हुआ। अगर वोट आपके पास 25 लाख वोट मिला था उनको। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान का देहांत क्यों भूल जाते हैं? जिस समय चुनाव हुआ उस समय हमारे नेता का स्वर्गवास हुआ, उसका सेंटिमेंट था लड़ने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी लड़े एमआईएम के साथ, उनको भी आया। जब एनडीए की ही चर्चा चल रही है, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर सवाल है कि नीतीश कुमार ये लगातार कहते रहे कि हो जाएगा, माने मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और विदेश चले गए। प्रधानमंत्री की 2 सभाओं में नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि हम अब आप ही के साथ हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और दोनों ही सभाओं में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, वो चुपचाप रहे, केवल वो हंस के रह गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विजय चौधरी भी अभी बेतिया की सभा में गए, तो वहाँ भी वो माने नतमस्तक थे और वो कहते रहे कि हम लोग आपके साथ हैं और कहीं नहीं जाने वाले। तो एनडीए में बीजेपी आश्वस्त है कि नीतीश कुमार को, जैसा कि पहले से चर्चा थी कि वो उत्तर प्रदेश के 1-2 सीट पर वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ जाएं, तो उनको सीटें यहाँ पर गंवानी पड़ेंगी। बिहार में 16 मंत्रिमंडल विस्तार क्यों रुका? हाँ, ये मंत्रिमंडल विस्तार एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, मैं वही कह रहा था। मैंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 ऐसे कांटे मैंने उनके ताज में दे दिए गए हैं जिनको नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते। इसमें एक चर्चा आमतौर पर अब चल रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं लोकसभा के साथ विधानसभा, और इसी वजह से मंत्रिमंडल अटका हुआ है। नहीं, ये बात आप सही, जानकारी आपकी सही है। विधानसभा तो ये बहुत पहले से ही चाह रहे थे। सवाल ये है कि सत्ता में जो प्रधान दल है वो चाहे तब तो, और यहाँ के सारे विधायक क्या चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाह रही है। नीतीश कुमार के चाहने न चाहने से बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार अभी चुनावी आगाज हो चुका है, रणभूमि सज चुकी है। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो एक बहुत पीछे की पटकथा का हिस्सा बन जाएगा ना, वो तो छूट जाएगा, सारे लोग चुनाव में उतर जाएंगे। तो मंत्रिमंडल जैसे चल रहा है, जिसके पास जितने विभाग हैं कोरम पूरा करते रहे। मुझे तो यही लगता है जो विभागीय
जानकारियां मिली हैं मुझे, जो मंत्री पद धारण किए हुए हैं वैसे लोग या मंत्री के पद की कतार में बैठे हैं वैसे लोगों के अनुसार ये मंत्रिमंडल विस्तार को अभी ना भाजपा नोटिस दे रही है ना नीतीश कुमार चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं बस जैसे भी हो अभी चले, अब चुनाव का आगाज हो चुका है, मतलब बेड़ा पार करने वाला बात है, कैसा हूँ निकल जाए टाइम लोकसभा। एक बात और महत्वपूर्ण है जो अभी आपने कही है रविरंजन जी ने कि नीतीश कुमार अब इधर आ गए हैं, समीकरण सब कुछ प्रभावित हो गया है, लेकिन ये भी साथ साथ इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में उन्होंने खुल करके ये बात कही कि हम आपके साथ रहे परमानेंट। आपने ये देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से ये खबर भी चल रही है कि फिर पलटेंगे ये, और ये चले गए फिर विदेश। इनके मन का कुछ समझ पाना किसी के बस का नहीं है, क्या करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ये जान करके ही आए हैं कि हम अगर जीतेंगे भी, अगर चना साग सतुआ जो कुछ भी हासिल होगा तो मोदी के साथ रह करके ही हासिल होगा। और यही बात मैं कह रहा हूं चिराग पासवान के साथ भी, जो दूसरा खेमा उनको 8 और 10 और 12 सीटें दे रहा है, जीत पाएंगे क्या? ये लगातार इंदिरा गांधी के बाद देश के भारतीय लोकतंत्र के चुनावी इतिहास का ये बड़ा सबसे बड़ा पक्ष है कि लगातार तीसरा चुनाव एक ही मुद्दे पर हो रहा है, मोदी हराओ मोदी को लाओ। तो मोदी लहर है और उसमें राम लहर भी जुड़ गया। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि मोदी से हम पृथक हो जाएं। ये सबसे बड़ी। अब आखिरी चर्चा पर चलते हैं, क्योंकि देखिए एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में अपराध को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, लेकिन अपराधी तो बेलगाम है, और ऐसे बेलगाम है कि आज राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में मशहूर चौराहा है डाक बंगला चौराहा, वहां पर सरेआम एक दिल्ली के ज्वेलर को गोलियों से भून दिया जाता है। अब क्या है इस पर अब खबर? देखिए ये खबर बहुत ही माने ये हम कह सकते हैं सरकार का इकबाल खत्म हो जाना, और नीतीश कुमार पर ये लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि 2005 के उनका जो कार्यकाल था या 10 का कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार जो कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है इस पर, वो जीरो टॉलरेंस खत्म हो गया। नीतीश कुमार की सरकार का इकबाल खत्म हो गया। केवल राजधानी पटना में इस तरह से हत्या, लूट, डकैती और चेन स्नैचिंग जो है, माने औरतें घर से मॉर्निंग वॉक के लिए क्या हुआ? आज डाक बंगला चौराहे पर दिन दहाड़े दिन के 12:30 बजे 2 ज्वेलर्स माने पिता पुत्र जो है अपने बैग में सोना का डिलीवरी करने के लिए दुकानों पर वो जाते, कई दुकान पर वो गए थे और एक दूसरी दुकान पर वो जा रहे थे, और इसी दौरान डाक बंगला चौराहे पर उनसे धक्का मुक्की हुई, छीना झपटी हुई। घेर कर 2 अपराधियों ने उनको घेरा, उनसे बैग छीनने की कोशिश की, उनका विरोध हुआ, लोगों ने भी उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों को भी धमकाकर और आखिरकार उसने फायर किया। जो बेटे को लग गई है, जो पीएमसीएच में अभी भर्ती है, वो उसकी हालत क्या है नहीं पता। लेकिन डाक बंगला चौराहे पर दिन दहाड़े जहां पुलिस फोर्स रहती है, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, माने हार्ट ऑफ द सिटी, राजधानी के दिल पर आघात करना, हृदय पर आघात। एनडीए के सहयोगी दल हैं, पीएम मोदी जी जंगल राज की बात करके इतना गए, इसको कौन सा राज कहिएगा? नहीं देखिए, ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और डाकबंगले चौराहे पर इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं प्रशासन को सजग रहने के लिए इशारा कर रही है। मैं तो आग्रह करूंगा चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि देखिए, बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का व्यवहार अपराधियों के साथ होता है वो बिहार में भी होने की यहाँ तो कानून बना है ना, एक बना है, अभी तो लेकिन विधानसभा यहाँ अभी तक गाड़ी नहीं पलटा है, गाड़ी पलट जाएगा एक आध को ना, उसके बाद अच्छा, अब आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो आज घटना हुई है? देखिए सही कहा इन्होंने, इकबाल खत्म हो चुका है और अभी सब कुछ चुनावी आगाज हो चुका है। ये भी एक साथ पक्ष जोड़ लीजिए। नीतीश कुमार एक ही संदेश देना चाहते हैं। अभी इनको मालूम है कि मेरी सरकार तो अब फिर से आएगी नहीं, तो ये जनता में फीलिंग हो जाए कि नीतीश कुमार गए तो सब चौपट करके गए, माने सरकार हम ही चला सकते थे। हालांकि अभी भी सरकार उन्हीं की है, लेकिन वो लुंज पुंज कर चुके हैं, कमान छोड़ चुके हैं, इसलिए उनकी भाव भंगिमाएं भी बताती रहती हैं कि वो बिल्कुल निराकार भाव में चले गए हैं। तो उनका प्रशासन तंत्र बिल्कुल उनके बस से बाहर हो चुका है, कोई तरह की कमांडिंग उनकी नहीं है, और न ही चुनावी मौसम में सरकार
किसी तरह से नोटिस ले रही है। जब तक कानून का राज नहीं होगा, कानून अपने हाथ में लेकर के सरकार कुछ नहीं करेगी, तब तक बिहार जैसे राज्य में सुधरना काफी मुश्किल लग रहा है मुझको। तो देखिए, आज की प्रमुख घटनाओं की चर्चा हो रही थी, लेकिन साथ ही बिहार की राजनीति पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां आज दिल्ली में कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि इसमें सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। एक तरफ की बीजेपी कौन सी सीटों पर लड़ेगी, उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, तो साथ ही साथ जिस प्रकार से एनडीए में भी अभी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, सहयोगी दलों की नाराजगी की बातचीत चल रही है, उसमें अब कैसे बीजेपी तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को अपने साथ जोड़े रखेगी, इसको भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से आज उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि हम एनडीए के साथ हैं, जो विपक्षी खेमे की तरफ से हमें ऑफर दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दमदार तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे, खुद भी जीतेंगे और दूसरे खेमे को भी जिताएंगे। अब देखना होगा कि जब चंदन जी जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम निकलकर सामने आता है और बीजेपी आखिरकार क्या फैसला लेती है। सब बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।